नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया। पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान कर्मयोगियों की तरह काम किया। मुंबई राजभवन में भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन किया। आज से मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कल और परसों इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल गुजरात में नए ढोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे 1305 करोड़ रुपए की लागत से 48 महीने में पूरा किया जाएगा। कपिल वस्तु से ले जाए गए भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष कल मंगोलिया के गंदन मठ में रखे गए। विषय आधारित पहली भारत गौरव रेलगाड़ी ने कोयम्बटूर उत्तर से शिरडी तक की यात्रा शुरू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन मंकी पॉक्स के वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में विचार विमर्श के लिए अगले सप्ताह आपात बैठक आयोजित करेगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे रोमांचक बताया। और क्रिकेट में भारत ने कल विशाखापत्तनम में तीसरे क्रिकेट 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से पराजित किया। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, असम के प्रथम चाय उत्पादक के रूप में विख्यात एक स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 में असम के युवाओं का आह्वान किया था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल हों। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक संगठन की भी स्थापना की थी। इस शहीद का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिराम दीवान। भारतीय सिपाहियों द्वारा 1857 में शुरू किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देश भर में जोर पकड़ रहा था। मणिराम ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए राज्य में अहोम रूल का आह्वान किया। मणिराम ने कोलकाता से पियाली बरुआ को कूट पत्र भेजे, जिनमें उनके प्रिंस कंडार पेशवर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की अपील की गई। इसमें गोलाघाट और डिब्रूगढ़ स्थित सिपाहियों की मदद लेने का सुझाव दिया गया था। दुर्भाग्य से उनकी योजना लागू होने से पहले ही उजागर हो गई। प्रतिरोध को कुचल दिया गया और मणिराम दीवान तथा पियाली बरुआ को फांसी दे दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को निर्वासन और कारागार में डाल दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष और देश की स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान को देखते हुए मणिराम दीवान और पियाली बरुआ का नाम असम के शहीदों की सूची में स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ। इन शहीदों की प्रतिमाएं गुवाहाटी में लगाई गई हैं। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं पंजाब के मलेरकोटला जिले में अहमदगढ़ से अनिल कुमार नैथानी। नमस्कार। मुझे अति हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस अद्भुत एवं चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के लिए मुझे विजेता घोषित किया गया। गत वर्ष 12 मार्च 2021 को इस कार्यक्रम की घोषणा के उपरांत ही हमें अपने महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का अवसर मिला, जिनके अथक प्रयास एवं मातृभूमि के लिए महान बलिदान के फलस्वरूप ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इन महान बलिदानियों को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद।
अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 20 जून को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया। पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान कर्मयोगियों की तरह काम किया। मुंबई राजभवन में भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पत्रकारों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड के दौरान उन्होंने कर्मयोगी की तरह काम किया। वे कल मुंबई में एशिया के सबसे पुराने अखबार मुंबई समाचार के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। मीडिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उसने अनेक रचनात्मक समाचार दिए हैं, जिनसे देश में सकारात्मक माहौल बना है। बीते 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार हमारे पत्रकार साथियों ने राष्ट्र हित में एक कर्मयोगी की तरह काम किया, उसको भी हमेशा याद किया जाएगा। भारत के मीडिया के सकारात्मक योगदान से भारत को 100 साल के इस सबसे बड़े संकट से निपटने में बहुत बड़ी मदद मिली। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत काल में देश का मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका का और विस्तार करेगा। ये देश डिबेट और डिस्कशन के माध्यमों से आगे बढ़ने वाली समृद्ध परिपाटी का देश है। हजारों वर्षों से हमने स्वस्थ बहस को, स्वस्थ आलोचना को, सही तर्क को सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुद्धिमत्तापूर्ण आलोचना का हमेशा सम्मान करता है और मीडिया को आलोचना के साथ सकारात्मकता का भी प्रसार करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से अपील की कि ऐसे समय जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, तो मीडिया को रचनात्मक खबरें अधिक देनी चाहिए। साथियों, लोकतंत्र में चाहे जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल हो, संसद हो या न्यायपालिका हो, हर घटक का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी निश्चित भूमिका है। इस भूमिका का सतत निर्वाह बहुत आवश्यक है। यानी जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। राजनीति हो, मीडिया हो या फिर कोई दूसरा क्षेत्र, समाचार पत्रों का, मीडिया का काम समाचार पहुंचाना है, लोक शिक्षा का है। समाज और सरकार में कुछ कमियां हैं तो उनको सामने लाने का है। मीडिया का जितना अधिकार आलोचना का है, उतना ही बड़ा दायित्व सकारात्मक खबरों को सामने लाने का भी है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मुंबई समाचार का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आज से राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कल और परसों इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज से शुरू होने वाले सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और डोमेन विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। सम्मेलन की अवधारणा और एजेंडा 6 महीने की अवधि में 100 से अधिक दौर के विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सम्मेलन में विस्तृत विचार विमर्श के लिए 3 विषयों की पहचान की गई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण और तिलहन दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। कॉन्फ्रेंस में एक साझा विकास एजेंडे के विकास और कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई के लिए एक रोड मैप होगा। वहीं सम्मेलन के परिणाम पर बाद में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें उच्चतम स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अग्निपथ योजना शुरू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना से न सिर्फ हम देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकेंगे, बल्कि 45,000 युवाओं को देश की सेवा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऐसे सिपाही जो अग्निपथ योजना में अपनी सेवाएं देंगे, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, वे इस सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे।
श्री चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना एक शानदार योजना है जो युवाओं को सेना से जोड़ेगी। भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 29 जून तक नामांकन भर सकते हैं। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने के लिए अधिकृत किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान के जरिए होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा भी शामिल हैं। राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी होंगे। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के परिसर में होगा। मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 है, जिसमें 776 सांसद और विधानसभाओं के 4,033 सदस्य शामिल हैं। मतों का कुल मूल्य 10,86,431 होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में नए ढोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे 2025-26 से चालू किए जाने की योजना है। नई दिल्ली में कल मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रस्तावित हवाई अड्डे को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए रेलवे और राजमार्गों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण में 1,305 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 48 महीने में पूरा किया जाएगा। ये अपने आप में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच गति शक्ति की प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने की है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में है, जहां इस तरह के 8 नोड्स बननी है, उनमें से एक ये धोलेरा का भी है। तो यहाँ पर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा और इसको अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा, जहां पे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहां पर उपलब्ध होगा। ये नए भारत का नया डेवलपमेंट मॉडल है। श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 18 महीने में एक अभियान के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी सेवा में भर्ती के निर्देश दिए हैं। जो मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने वाली किन डिपार्टमेंट से होगा? ये सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी है। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस कितने रोजगार हमारे यहाँ पे खाली हो सकते हैं उनको भरने के लिए जानकारी जुटाकर और उसको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो सभी मंत्रालय, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं। सारी डिटेल्स आपको आ भी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि सभी विभाग और सभी डिपार्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं और 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 18 महीने के अंदर देने की बात कर रहे हैं, तो फोकस इसलिए कि सभी डिपार्टमेंट्स में जो अभी खाली पद है उनको जितनी जल्दी हो सके भरा जा सके। केंद्र सरकार ने महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद गोपाल महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन, जायडस ग्रुप के अध्यक्ष रमन भाई पटेल और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पूर्व प्राध्यापक रविन्द्र ढोलकिया को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नामित किया है। कल जारी विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन लोगों की नियुक्ति 14 जून से 4 वर्ष के लिए होगी। केंद्र सरकार समय समय पर रिजर्व बैंक के बोर्ड के 10 गैर आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति करती है। बैंक के आधिकारिक और पूर्णकालिक निदेशक मंडल में गवर्नर सहित 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया। पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान कर्मयोगियों की तरह काम किया। मुंबई राजभवन में भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन किया। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कल और परसों इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल गुजरात में नए ढोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे 1305 करोड़ रुपए की लागत से 48 महीने में पूरा किया जाएगा। कपिलवस्तु से ले जाए गए भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष कल मंगोलिया के गंदन मठ में रखे गए। विषय आधारित पहली भारत गौरव रेलगाड़ी ने कोयम्बटूर उत्तर से शिरडी तक की यात्रा शुरू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन मंकी पॉक्स के वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में विचार विमर्श के लिए अगले सप्ताह आपात बैठक आयोजित करेगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आज जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे रोमांचक बताया। और क्रिकेट में भारत ने कल विशाखापत्तनम में तीसरे क्रिकेट 2020 अंतर्राष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराया। हमने संभव को संभव कर डाला है। के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। कपिलवस्तु से भगवान बुद्ध से संबद्ध 4 पवित्र अवशेष कल मंगोलिया में गंदन मठ के वत्सगान मंदिर सभा भवन में बड़ी श्रद्धा के साथ प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। इस अवसर पर कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदियों पहले बौद्ध धर्म भारत के हिमालयी क्षेत्रों से मंगोलिया पहुंचा और अनमोल साझा विरासत का हिस्सा बन गया। उन्होंने कहा कि ये आध्यात्मिक संबद्धता दोनों देशों के लोगों को बांधे रखती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंगोलियाई बौद्ध अवशेष भी भारत से ले जाए गए अवशेषों के साथ गंदन मठ में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच बेजोड़ आध्यात्मिक संबंध को और मजबूत करते हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यों के शिष्टमंडल के साथ सोमवार को पवित्र अवशेष 11 दिन तक प्रदर्शित किए जाने के लिए मंगोलिया पहुंचे। पहली भारत गौरव रेलगाड़ी कल कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी के लिए शुरू हुई। दक्षिण रेल सेलम के मंडल प्रबंधक गौतम श्रीनिवास ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। दक्षिण रेलवे की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये रेलगाड़ी प्राइवेट सेवा प्रदाता द्वारा संचालित की जा रही है। इस रेलगाड़ी की पहली यात्रा में 1100 यात्रियों ने कोयम्बटूर से शिरडी की यात्रा की। साउथ स्टार रेल इस मार्ग पर ट्रेन संचालित करने वाली पंजीकृत सेवा प्रदाता कंपनी है। इस रेलगाड़ी के संचालन से प्रति वर्ष 3 करोड़ 34 लाख रुपए का निश्चित राजस्व मिलेगा। विषय आधारित भारत गौरव रेलगाड़ी का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना है। महाराष्ट्र में कोविड की चौथी लहर की आशंका के बीच स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से फिर खुल रहे हैं। सरकार ने स्कूलों से कोविड नियमों का पालन करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह अगले सप्ताह एक आपात बैठक आयोजित करेगा, जिसमें ये तय किया जाएगा कि मंकी पॉक्स के वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रेसिस ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप असामान्य और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को 39 देशों से 1600 से अधिक लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि होने और लगभग 1500 लोगों में इसके लक्षण पाए जाने की खबर मिली है।
मंकी पॉक्स चेचक की तरह का वायरस होता है, हालांकि इसकी गंभीरता कम होती है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री एसटी सोमशेखर ने बताया है कि इस महीने की 21 तारीख को मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ 15,000 लोग योगासन करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योगा को जीवन शैली के तौर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी लोगों के भाग लेने की अपील की। ये साक्षात्कार रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी सरबंधन की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में कार्यरत थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और अत्याचारी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनेक मौकों पर कंपनी की सेना का मुकाबला किया। अंततः एक मुठभेड़ के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करने और विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया। सरबंधन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 15 अगस्त 1857 को अंडमान भेज दिया गया। कारावास में ही 15 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले इस जाबाज सेनानी को हमारा शत शत नमन। 15 जून हरिलाल शाह की भी पुण्यतिथि है। हरिलाल शाह ने मई 1930 में धरसाना नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। गांधी जी ने धरसाना में नमक सत्याग्रह में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने वायसराय इरविन को अपनी योजना के बारे में लिखा। गांधी जी को सत्याग्रह में भाग लेने से रोकने के लिए 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। धरसाना सत्याग्रह गांधी जी की योजना के अनुसार संचालित किया गया। अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के सहयोग से मार्च का नेतृत्व किया। इन दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। इनकी गिरफ्तारी के बाद हरिलाल शाह सहित सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रह और रैली जारी रखी। सरोजनी नायडू ने सत्याग्रहियों का आह्वान किया, आप किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। आपको पीटा जाएगा, लेकिन आप इसका प्रतिकार नहीं करेंगे। आप हमले से बचने के लिए हाथ तक नहीं उठाएंगे। जैसी की आशंका थी, सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। 22 मई 1930 की घटना में हरिलाल शाह सहित अनेक सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। बाद में चोट की वजह से 15 जून 1930 को हरिलाल की मृत्यु हो गई। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर करने वाले इस साहसी सपूत को हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी कुशल कोनवार का भी स्मरण कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 1942 को सर्दियों की भोर के घने कोहरे में छिपे कुछ लोगों ने असम में गोलाघाट जिले के सरूपाथर के निकट रेलवे लाइन के कुछ स्लीपर हटा दिए। वहां से गुजरने वाली मिलिट्री ट्रेन पटरी से उतर गई और इस दुर्घटना में अनेक ब्रिटिश और अमरीकी सैनिक मारे गए। कुशल कोनवार को इस रेल हादसे की साजिश का मुख्य आरोपी मानते हुए
ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 15 जून 1943 की सुबह 4:30 बजे कुशल कोनवार को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। इस महान देशभक्त को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। भारत के किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज जकार्ता में इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 89.30 मीटर तक की दूरी तक भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। विशाखापत्तनम में कल रात भारत ने तीसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से पराजित कर दिया। और फरहत, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बड़ी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, सरकार ने ली युवाओं की सुध, प्रधानमंत्री का निर्देश, मिशन मोड पर की जाएं भर्तियां। हिन्दुस्तान की खबर है, दिल्ली में कोरोना मामले 1000 से पार, राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, दिल्ली कोरोना मामले में डबल उछाल। द भारत टाइम्स ने शिकागो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के हवाले से खबर दी है, दिल्ली में 10 साल उम्र छीन रहा है प्रदूषण। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से स्पीति घाटी के हिक्किम गांव कुछ आकर्षक बातें लिखते हुए बताया है, विश्व के सबसे ऊंचे इस गांव में पर्यटक स्वयं अपने और रिश्तेदारों के नाम लिखकर पत्र भेजते हैं। भारतीय डाक विभाग के अनुसार ये आकर्षण का केंद्र है और 1983 से अपनी सेवा दे रहा है। जनसत्ता की खबर है, आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका सरकार ने भरपूर खाद्यान्न उत्पादन के लिए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे खेती करेंगे, यानी 4 दिन कार्य और 3 दिन की खेती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया। पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान कर्मयोगियों की तरह काम किया। मुंबई राजभवन में भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन किया। आज से मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कल और परसों इसमें शामिल होंगे। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल गुजरात में नए ढोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। कपिलवस्तु से ले जाए गए भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष कल मंगोलिया के गंदन मठ में रखे गए। और विषय आधारित पहली भारत गौरव रेलगाड़ी ने कोयम्बटूर उत्तर से शिरडी तक की यात्रा शुरू की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।